नमस्कार, मैं विवेक। आज हमारे साथ हैं रंजीत कुमार मौर्य। आप नेट जेआरएफ हैं भूगोल से। सर, जानना चाहेंगे, आपका भी रिसर्च चल रहा है जी, तो आप कहाँ से रिसर्च कर रहे हैं और किस विषय पे कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप हैं श्रीमान विवेक जी, जो हमारे मित्र हैं, और आज काफ़ी दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई है। तो इन्होंने बताया कि ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें लाएंगे जो कि स्टूडेंट को इंस्पायर करेंगी। तो अभी मैं मौके पर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ, और मैंने 2016 में नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया था सर। जी सर, हम जानना चाहते हैं कि आपने जो है नेट की प्रिपरेशन के लिए कहीं से आपने कोचिंग वगैरह की थी? नहीं सर, कोचिंग तो हमने कहीं से भी नहीं की थी। हमने अपने नेट की सारी तैयारी अपने घर पे ही की है। तो जब मैं था पीजी फर्स्ट ईयर में, तो मैंने नेट का पेपर दिया था, लेकिन एक्चुअली मैंने उस पेपर को बिना तैयारी के दिया था। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी। मैंने फॉर्म भरा और मैं जाके वहाँ पे बैठ गया जी। और फिर रिजल्ट आया तो मैं नर्वस था, यहाँ तक कि मैं रिजल्ट देखना ही नहीं चाहता था। मेरे सामने मेरे टीचर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि रंजीत, नेट का रिजल्ट आया है। हमने कहा सर आप जाइए, फिर हम देख लेंगे। तो फिर हमने रिजल्ट चेक किया, तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से नेट क्वालिफाई। हमने कहा ये तो कमाल हो गया फिर, है ना। तो फिर जब नेट क्वालिफाई हो गया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं जेआरएफ भी कर सकता हूँ। तो सर मैंने फिर एक बार अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके मैंने जेआरएफ का एग्जाम दिया। और क्योंकि नेट और जेआरएफ का फॉर्म एक ही होता है, अलग से नहीं होता। आप वहाँ पे नेट जेआरएफ दोनों टिक कर सकते हैं, या फिर आप ओनली नेट टिक कर सकते हैं। तो देखिए, नेट के लिए जो एज है, ये है अभी तो 30 साल लगभग कर दी गई है नेट की एज। पहले 28 थी ये नेट की एज जनरल कैटेगरी के लिए। तो मैं एज में भी था, तो मैंने भरा। और फिर पहला अटेम्प्ट मैंने किया, मैंने पूरी ताकत लगाई उसमें, लेकिन मेरा जेआरएफ नहीं हो सका। कुछ नंबरों से मैं सर वहाँ पे चूक गया। क्योंकि एक बार नेट क्वालिफाई तो मैं बस हो गया था किसी तरह से, लेकिन दूसरी बार जब मुझे जेआरएफ करना था तो फिर मैं उससे चूक गया। फिर तीसरी बार फिर मैंने अगली बार जून में एग्जाम दिया, जून 2016 में। और फिर मैंने पूरी तैयारी के साथ एग्जाम दिया और ये सोच लिया कि अब की बार निकालना ही निकालना है। अब यह वन एंड ओनली वे है मेरे लिए। अगर मैं इसमें कोई भी ऐसी चीज उठाता हूँ कि मैं कोई यहाँ पे बहाना खोजता हूँ ऐसा कुछ, तो इसमें मतलब काम नहीं चलेगा मेरा। तो इस तरीके से मैं गया कि मेरे सामने कोई सेकंड रास्ता नहीं। देखिए सर, क्या होता है ना, जब दो चॉइस होती है आदमी के पास, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि चलिए यार कोई नहीं, ये नहीं, ये कर लेंगे। तो मैंने सोच लिया था कि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो अगली बार पूरी ताकत से एग्जाम दिया और फाइनली जेआरएफ हुआ। इसके बाद फिर मैं पीएचडी के लिए तैयारी करने लगा और मैंने कोशिश की कुछ यूनिवर्सिटीज में। तो इसी बीच में कुछ नियम बदल गए दुर्भाग्यवश। तो ऐसा एक नियम आया यूजीसी का कि एक प्रोफेसर पर 12 स्कॉलर रह सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर पर 8 स्कॉलर रह सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर पर 4 स्कॉलर रह सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि सीटें जो कि पहले 50-100 आती थी पीएचडी के लिए एक सब्जेक्ट में, वो बहुत डाउन हो गई और 4, 5, 6 आने लगी। तो शायद उसी दौरान मैं आपसे मिला भी था एक बार, तो हम लोगों ने बात की थी कि मैं काफी यूनिवर्सिटीज में दौड़ रहा था, इधर से उधर, इधर से उधर जी। और हमने 7-8 यूनिवर्सिटीज में फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेक्शन हुआ तो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में, और वहाँ पे थोड़ी दूरी थी तो फिर मैं गया नहीं। और फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, मतलब 1-2 साल मैंने इसमें अपने खो दिए। और फाइनली मैं फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय में जब मुझे पीएचडी में एडमिशन मिल गया तो मैं यहाँ पे ज्वाइन हो गया। मैंने कहा ये बिल्कुल सही मौका है। सर, आपका किस विषय पर पीएचडी चल रहा है अभी? नियमानुसार आप पीएचडी भी उसी से कर सकते हैं जिससे आपका पीजी हो, नेट जेआरएफ हो। तो फाइनली मेरा जो पीएचडी चल रहा है ये है ज्योग्राफी से। और इसमें तो खैर ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है आर्ट में कि ये साइंस के बराबर माना जाता है। तो इसमें तो बहुत सारे संघर्ष हैं और बहुत सारा इसमें फील्ड होता है, कभी फील्ड की कमी नहीं आती है। और काफी सारा हार्ड भी होता है, अगर आपने जैसे कि आप पढ़ाते हैं आपको जानकारी है, तो ज्योग्राफी आर्ट में अच्छा खासा हार्ड भी होता है। तो सर जो देखिए, ज्योग्राफी में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरा जो यहाँ पे टॉपिक है वो अभी फाइनल तो बिल्कुल नहीं है, टेंटेटिव है। लेकिन ये टॉपिक हमने रखा है कि आपके ये जो अम्बेडकर नगर जिला है, या फिर इसे आप फैजाबाद मंडल में जो भी एरिया आते हैं, यहाँ पे स्मार्ट एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है ज्योग्राफी में। अगर आप स्मार्ट तरीके से खेती करना चाहें, इसमें आप टेक्नोलॉजी को शामिल करना चाहें, 4G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग फसलों की, आप इसे डोर टू डोर, जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट आपकी डिलीवरी करते हैं, इस तरह की चीजें। तो हमने यहाँ पे एक सोचा कि पारंपरिक खेती से हटकर जो खेती है
उसकी यहाँ पे क्या संभावना है। तो हमारे गाइड ने कहा कि हम आपको इस पे रिसर्च करा देंगे और हमारे लिए मतलब ये फील्ड भी अच्छा है। तो हमने कहा चलिए सर कोई बात नहीं, जी जी जो रिसर्च आप कराएंगे उस पर हमें जाना ही है। जी सर, आपका बहुत अच्छा टॉपिक है अभी, क्योंकि हमारे ख्याल से सीड की जो है मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग, इसके अलावा और किसी चीजों की अभी नहीं हो पा रही है। जी, ये आपका बहुत सुंदर विषय सर रहा। सर ये पूछना चाहते हैं कि क्योंकि आपने बताया आपने कोई भी तैयारी नहीं की जो है नेट क्वालिफाई करने के लिए या जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, तो सर हम जानना चाहेंगे कि जो यदि हमारे कोई स्टूडेंट हैं, अगर वो भूगोल से नेट या जेआरएफ करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से प्रिपरेशन करें कि उनको भी बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए ही क्वालिफाई कर सकें? सबसे पहले देखिए सर, यहाँ पे है कि मैंने नेट के लिए तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैंने जेआरएफ के लिए तैयारी की थी। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया। हाँ, तो फिर मैं बताता हूँ कि अगर किसी को सेल्फ तरीके से जेआरएफ करना हो तो वो कैसे करे, या फिर नेट करना हो तो कैसे करे। देखिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है नेट में, सबसे पहले तो आप सिलेबस जान लीजिए। अधिकतर स्टूडेंट होते हैं कि वो बिना सिलेबस की तैयारी करते हैं, तो इसलिए उनका क्वालिफाई होना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है कभी कभार। सबसे पहले तो आप सिलेबस को उठाइए और सिलेबस को पढ़िए। कितनी बार पढ़िए? कम से कम 5 से 8 बार। जी, आप सिलेबस को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सिलेबस क्या है। एक्चुअली ये जानना जरूरी है कि क्या पढ़ना चाहिए, लेकिन ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हम किस जगह पे मेहनत कर रहे हैं, कि ऐसी जगह पे तो नहीं कर रहे जिसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तो आप सिलेबस उठा लीजिए और अपने सब्जेक्ट का सिलेबस देख लीजिए, और फिर नेट का जो फर्स्ट पेपर है आप इसका सिलेबस देख लीजिए। और नेट फर्स्ट पेपर की अगर आप तैयारी करना चाहें, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तो इसमें 10 अलग अलग टॉपिक हैं। यहाँ पे संचार, आईसीटी, अधिगम, और फिर यूनिवर्सिटीज के बारे में, हायर एजुकेशन, और फिर थोड़ा सा रीजनिंग भी आती है। कई सारी चीजें हैं। आप उनकी तैयारी को अलग अलग करिए। किसी भी एक बुक से आप तैयारी कर लीजिए, बहुत ज्यादा बुक की जरूरत नहीं है। एक केवीएस मदान की बुक आती है हिंदी में नेट फर्स्ट पेपर के लिए, वो एक माइलस्टोन बुक मानी जाती है। वो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी, तो स्टूडेंट उसको ले सकते हैं। अगर आप कोई साधारण बुक लेना चाहें तो आप फिर अरिहंत की ले सकते हैं, या फिर साहित्य भवन की ले सकते हैं। कोई भी बुक आप नेक्स्ट फर्स्ट पेपर के लिए लीजिए, ज्यादा यह है, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज इसमें एक और है कि एक तो हो गई थ्योरी की बुक, दूसरा आप एक बहुत जरूरी जो पार्ट है, आप सॉल्व पेपर लीजिए। नेट का सॉल्व पेपर लीजिए। आप जितना पीछे तक पा सकते हैं उतना, जितने ज्यादा सॉल्व पेपर आपके पास होंगे आप उसकी तैयारी करिए, उसे रट डालिए। वहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, तो इससे फर्स्ट पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अधिकतर लोगों का नेट या जेआरएफ इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि उनका सब्जेक्ट तो मजबूत होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर का जो नींव है वो उनकी अच्छी नहीं होती है। और सब्जेक्ट की तैयारी के लिए सर आप ये है कि यहाँ पे भी वही फार्मूला है। सबसे पहले तो आप इसमें लीजिए सॉल्व पेपर सब्जेक्ट का। सॉल्व पेपर का मतलब मैं कह रहा हूँ कि जितना बैक तक आप जा सकते हैं। अगर 2004 से आपको मिल रहा है तो आप 4 से लीजिए। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं यूजीसी नेट के द्वारा, आप वो सारे पेपर लीजिए और उसको तैयारी करिए, रट डालिए पूरा। आप सॉल्व पेपर टिक मार के पूरी व्याख्या के साथ उसे पढ़ डालिए, और एक बार नहीं कई बार पढ़िए सर, जब तक कि आपको याद ना हो जाए तब तक पढ़िए। जी सर, इसमें एक और क्वेश्चन आता है। काफी लोग कहते हैं कि हम नेट क्वालिफाई करेंगे, पीएचडी करेंगे, इतना टाइम लॉस करेंगे, उसके बाद हमको मिलेगा क्या? हाँ, वो बात बिल्कुल सही है। लोगों का कहना है जॉब नहीं मिल पाती है या ऐसे प्रॉब्लम आती हैं। तो हमको बताइए कि भूगोल से अगर कोई नेट क्वालिफाई कर ले और पीएचडी कर ले तो आगे क्या क्या संभावनाएं हैं? सब्जेक्ट में आपको ये तो एक तो आपने तैयारी कर ली सॉल्व पेपर से, दूसरा एक आप बुक ले लीजिए। स्टैंडर्ड बुक एक आती है अरिहंत की, मोटी सी बुक आती है 400-500 रुपए की, वो यूजीसी नेट की बुक होती है, और उसमें आपको नेट का सारा पैटर्न सिलेबस मिल जाएगा। उसमें आपको फायदा क्या है कि एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती हैं, ऐसी चीजें नहीं होती जो नेट में नहीं आएंगी। अच्छा, बस बस वही होता है जो नेट में आता है, जो सिलेबस का है। तो आप अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ें तो आप सफल हो सकते हैं, नहीं तो सफल होने की संभावनाएं कम है। और बात हो गई अगर नेट पीएचडी और टाइम की, तो देखिए मेरा तो यही मानना है कि अगर आपने नेट कर लिया है, अच्छा है आपने नेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो पीएचडी आप करने से पहले सोच लीजिए। क्योंकि पीएचडी सर ये है कि आपका टाइम बहुत लेता है ना। जैसे अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लिया तो आपका पीएचडी होगा 4 या 5 साल में पूरा हो जाएगा। एडमिशन लेने की प्रोसीजर में भी लगभग 1 साल लगता है, तो इसमें आपको दिक्कत होगी, फिर आपका 6 साल पूरा होगा। मान लीजिए कि हमने 22 साल में ग्रेजुएशन कर लिया, 24 साल में हमने पीजी कर लिया, फिर आगे 6 साल लगेंगे। अगर हमारी पीएचडी पूरी होनी है तो हमें 6 साल लगेंगे। 30 साल के जब हम हो जाएंगे
तो हम पीएचडी पूरी करेंगे। और इसी बीच में अगर आपको कोई दूसरी तैयारी करनी हो तो आपके जीवन का ये जो उत्पादक समय है 6 वर्ष का वो, हाँ, आपका 21 से 30 तक, मैं इसे 9 वर्ष मानूंगा। 21 से 30 तक आपके जीवन का जो सबसे उत्पादक समय है, ये आपका एकेडमिक्स में चला जाता है, यूनिवर्सिटीज में आपका घिस जाता है ये समय। तो ऐसे में अगर आप पीएचडी करने के बाद आपको जॉब ना मिली, अधिकतर नहीं भी मिलती है, लोग पीएचडी करके ही ऐसे बैठे हुए, कुछ हो नहीं रहा है उनका, क्योंकि फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी सीट तो आती नहीं है और लेट आती है, इतनी जल्दी फीड भी नहीं आती। तो अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने अपना तैयारी का समय तो गंवा दिया है। जी, स्पेशली सिविल सर्विस का टाइम भी आपने गंवा दिया है। जी। तो लोग ऐसा करते हैं कि पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, मन से पीएचडी नहीं करते, मन से नहीं करते हैं, बस ऐसे ही करते रहते हैं और फिर अपनी तैयारी करते हैं सिविल सर्विस में। उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो पीएचडी मन से करते हैं तो फिर वो सिविल सर्विस की तैयारी का एज खो देंगे। और पीएचडी करने के बाद जॉब की गारंटी नहीं होती। अब इसमें गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि कम से कम ऐसा कर दे कि पीएचडी का एंट्रेंस या पीएचडी का प्रोसीजर चाहे जितना भी टफ कर दे, लेकिन एक चीज की गारंटी होनी चाहिए कि अगर आदमी पीएचडी कर लेता है तो कम से कम जॉब तो मिल जाए। जी बिल्कुल, कम से कम प्राइमरी का टीचर तो हो जाए वो। जी। ये सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पीएचडी करने में। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग पीएचडी करके अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या होती है किसी भी कैंडिडेट को कि सबसे पहले तो आप, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप बीएड कर डालिए, एक आप करियर का ऑप्शन बना लीजिए और फिर आप पीजी करिए। पीजी करने के बाद आपकी जो मर्जी करिए, बीच में अगर कोई आप टीचर भर्ती आती है तो आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर आपने बीएड नहीं किया, बीटीसी या कुछ ऐसा नहीं किया है ट्रेनिंग का कोर्स, तो फिर आपको दिक्कत होगी कि आप हायर एजुकेशन में फंस जाएंगे, हायर में सीट कम आएगी और फिर आप दोनों तरफ से फंस जाएंगे, ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। पीएचडी करने के बाद क्या क्या जॉब्स आगे मिल सकती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है सर? देखिए, पीएचडी वैसे तो मैं ऑनेस्टली अगर कहूँ तो पीएचडी करना एक ग्लैमर है, इसमें अपॉर्चुनिटीज कम है। पीएचडी करने के बाद जॉब मिल जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है आपको। हाँ, नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, ये ठीक है, लेकिन जॉब नहीं मिलती है क्योंकि जॉब की गारंटी नहीं है। पीएचडी करने के बाद भी आपको उसी प्रोसीजर से गुजरना होगा। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी करने के बाद भी उसी प्रोसीजर से गुजरना होगा जिस प्रोसीजर से ओनली नेट क्वालिफाई कैंडिडेट गुजरता है। पीएचडी का मार्क, जी सर, पीएचडी का आपके लिए कुछ वेटेज मिल सकता है, थोड़ा सा 10-5 नंबर का वेटेज मिल जाएगा, इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। नॉलेज थोड़ा बहुत हो सकता है, आपकी डिग्री थोड़ी हायर हो जाती है, लेकिन जॉब की अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये थोड़ा कम है, स्पेशली अगर आर्ट साइड से अगर आपने किया है। अगर आपका पीएचडी साइंस से है तब तो फिर समझिए कि आप अच्छी पोजीशन में हैं। लेकिन अगर आपका पीएचडी आर्ट से है तो इसमें तो बिल्कुल ये हो जाता है कि आपकी डिग्री बेकार ही पड़ी जाती है और अधिकतर मामलों में जॉब नहीं मिल पाती। जो जियो साइंटिस्ट वगैरह की पोस्ट आती है उसमें भी तो जियोग्राफी से जुड़े लोग काफी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे सर इसमें देखिए ये सब हायर पोस्ट है ना, जैसे जियो साइंटिस्ट की पोस्ट आएगी तो अभी आप मान लीजिए कि हमारी यूनिवर्सिटीज में एक साथ में लगभग 100 से 50 लोग एक डिपार्टमेंट में पीएचडी कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर जियो साइंटिस्ट की पोस्ट भी आती है, आपने देखा होगा तो 10-5। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी जितनी सारी है, 500 कुछ 550 यूनिवर्सिटीज हैं जी, 40-50 पोस्ट आती है जियो साइंटिस्ट की, हद से हद, वो भी कई वर्षों में। तो आप समझिए कि वहाँ कौन से लोग वहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे वही सिलेक्ट हो पाएंगे। बिल्कुल, साधारण कैंडिडेट वहाँ पे पीएचडी करने के बाद भी उनको कोई लाभ नहीं होगा। फाइनली आपको प्राइमरी की वैकेंसी ही देखनी पड़ती है आके, ये सच्चाई है। सर हम ये पूछना चाहते हैं, अभी आपने बताया कि पीएचडी होने के बाद या नेट होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलती है लोगों को, तो सर ये जॉब कैसे मिलती है, प्रोसीजर क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, इसके बारे में आप बताइएगा। देखिए सर, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है जी, ये पहले आपको सबसे पहले इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे मैं आप बताना चाहूंगा कि इसमें जेआरएफ से मतलब नहीं है। जी, जेआरएफ में आपको फेलोशिप मिलती है सरकार से जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं या आप एमफिल कर रहे होते हैं। नेट में आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको फेलोशिप देती हैं नेट में 7-8 हजार रुपए के करीब, वो अपने पास से देती हैं, उसमें गवर्नमेंट का सहयोग नहीं होता है, वो उनका अपना फंड होता है। तो नेट करने के बाद कोई भी जो कैंडिडेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन फिर प्रोसीजर तो वही है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, फिर आपको इंटरव्यू देना होगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ज्यादा अच्छा ये है कि नेट करने के बाद या जेआरएफ करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की जाए, एजुकेशनल ट्रेनिंग ली जाए, बीएड कर लिया जाए और फिर आराम से पीएचडी में लगे, क्योंकि ये समय बहुत लेता है। ये बहुत बड़ा इसका एक माइनस पॉइंट है, पीएचडी समय बहुत लेती है
लेकिन अब इसमें क्या है कि जॉब की गारंटी नहीं, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर गवर्नमेंट इसमें जॉब की गारंटी दे देती तो पीएचडी कीमती चीज हो जाती, एक कीमती डिग्री हो जाती, और इसमें जो समय जाता है उसका भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस होता। जी जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद, आपने इतना वक्त हमको दिया। सर आपसे फिर मुलाकात करेंगे बिल्कुल, हम बिल्कुल, बच्चों के हमारा तो सवालों होता के ही साथ। रहता है। जी आपके जवाबों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।